मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईवीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को सभी वर्गीय अंकेक्षण व कार्यक्रमों की समीक्षा के अंतर्गत सभी वर्गीय अंकेक्षण के अर्थों में परिभाषाएं, सभी वर्गीय अंकेक्षण के महत्व, सभी वर्गीय अंकेक्षण के लाभ, सभी वर्गीय अंकेक्षण के प्रकार, सभी अंकेक्षण व्यावहारिक पहलू के अंतर्गत कर्मचारी विभाग की समीक्षा, चयन संबंधी नीति व कार्यक्रम की समीक्षा, प्रशिक्षण संबंधी नीति व कार्यक्रम की समीक्षा, समय लेखा की समीक्षा, कार्यभार की समीक्षा, गति समय थकान नियंत्रण की समीक्षा, उपक्रम मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा, गुणमापन कार्यक्रम की समीक्षा, निष्पक्ष मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा, प्रविधियों की समीक्षा, पारिश्रमिक संबंधी नीति कार्यक्रमों की समीक्षा के विषय में पहले चर्चा कर चुका हूँ। आज हम श्रम निकासी की समीक्षा एवं मनोबल की समीक्षा के विषय में अपने विचार रखेंगे और फिर बाद में सभी वर्गीय अंकेक्षण की समीक्षा के बारे में विचार करेंगे। श्रम निकासी की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लेबर टर्नओवर। सामान्यतः यह पाया जाता है कि श्रमिक उपक्रम को छोड़कर दूसरे उपक्रम में चले जाते हैं अथवा दूसरे कार्य में लग जाते हैं तथा इसके स्थान पर नए श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। श्रमिकों के दल में इस प्रकार के परिवर्तन ही श्रम निकासी लेबर टर्नओवर कहा जाता है। प्रबंध अंकेक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी उपक्रम के लिए श्रम निकासी एक अच्छा चिन्ह नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि अनुभवी श्रमिक उपक्रम को छोड़कर चले जाते हैं तथा नए श्रमिकों की भर्ती करनी पड़ती है। इनका उत्पादन पर निम्न प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान श्रमिकों के जाने और नए श्रमिकों की नियुक्ति के बीच कुछ समय अवश्य लगता है, अतः इस दौरान उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। नए श्रमिकों की अनुभवहीनता के कारण उत्पादन गिर जाता है। नए श्रमिकों को साक्षात्कार, प्रशिक्षण आदि पर अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। नए श्रमिक संयंत्र को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, जिससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं और संयंत्र की कार्यक्षमता घटती है। नए श्रमिक उपकरण को सही प्रकार से काम में नहीं ले पाते, अतः उपकरण जल्दी टूटते हैं। नए श्रमिक सामग्री का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः सामग्री की क्षति बढ़ जाती है। नए श्रमिकों की अनुभवहीनता के कारण उत्पाद की किस्म गिर जाती है। उपरोक्त सब कारणों का परिणाम यह होता है कि उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इस प्रकार श्रम निकासी उपक्रम के लिए बहुत हानिप्रद है और प्रबंध अंकेक्षक को इसकी समीक्षा करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। श्रम निकासी की दर ज्ञात करना। प्रबंध अंकेक्षक को सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि श्रम निकासी किस गति से हो रही है। इसके लिए श्रम निकासी की दर ज्ञात करनी पड़ती है। यह दर निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। सेपरेशन रेट, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इस दर की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कि छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या का औसत श्रमिकों की संख्या का क्या प्रतिशत है। किसी अवधि के प्रारंभ अथवा अंत में श्रमिकों की संख्या का योग में 2 का भाग देने पर उस अवधि के श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात की जाती है। नेट लेबर टर्नओवर रेट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बटा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रतिस्थापित श्रमिकों, रिप्लेसमेंट के तात्पर्य है कि बाहर जाने वाले व नए भर्ती होने वाले दोनों श्रमिकों में जो भी कम हो। उपयुक्त दरों के आधार पर यह ज्ञात नहीं हो सकता कि अधिक अनुभवी श्रमिक उपक्रम को छोड़कर जा रहे हैं अथवा कम अनुभवी श्रमिक ही जा रहे हैं। यह ज्ञात करने के लिए श्रम स्थिरता दर, लेबर सब्सिडरी रेट निकालनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित सूत्रों का काम किए जा सकते हैं। स्किल वेस्टेज इंडेक्स, नंबर ऑफ over 3 years service now upon total number of workers employed in 3 years ago multiply 100। इस सूत्र से यह ज्ञात होगा कि 3 वर्ष के अधिक अनुभव वाले श्रमिकों को कितना प्रतिशत भाग उपक्रम में रह गया है अथवा कितना भाग उपक्रम छोड़कर चला गया है। स्किल dilution index, number with over 3 years service now total number of workers employed now multiplied by 100। इस सूत्र से यह ज्ञात हो सकता है कि अब कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं जिनका प्रत्येक 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उपयुक्त दोनों सूत्र 3 वर्ष की सेवा वाले श्रमिकों को अनुभवी मार्ग कर देता है। यदि उपयुक्त हो तो इसके स्थान पर 4 या 5 वर्ष का समय भी लिया जा सकता है। श्रम निकासी के कारण ज्ञात करना। श्रम निकासी का आकार ज्ञात करने के पश्चात प्रबंध अंकेक्षक को यह ज्ञात करना चाहिए कि श्रम निकासी के क्या कारण है।
ये कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। श्रमिकों को काम के प्रति असंतोष हो जाता है, श्रमिकों को दिया जाने वाला परिश्रम कम हो सकता है, कार्य की दशाएं असंतोषप्रद हो सकती हैं, श्रमिकों को किए जाने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे डिस्पेंसरी, पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब आदि का अभाव हो सकता है, प्रबंधकों को श्रमिकों को प्रति अनुचित व्यवहार हो सकता है, पदोन्नति के अवसर न मिलने के कारण श्रमिक उपक्रम को छोड़ सकते हैं, अवकाश ग्रहण करने पर या शारीरिक असमर्थता आ जाने के कारण उपक्रम छोड़ा जा सकता है, स्त्रियों की दशा में विवाह व गर्भाधान उपक्रम छोड़ने के कारण बन सकता है, अनंत ऊंचा पद प्राप्त करने के कारण श्रमिक उपक्रम छोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय संकट के समय श्रमिकों का उपक्रम छोड़ना पड़ सकता है, श्रमिकों को पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, श्रमिकों की मृत्यु श्रम निकासी का कारण बन सकते हैं, श्रम निकासी के कारणों को ज्ञात करने के पश्चात प्रबंधन अधीक्षक को इन कारणों के दो भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। पहले वे कारण जिनको दूर किया जा सकता है, दूसरे वे कारण जिनको दूर नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कारणों में प्रथम 6 दूर किए जा सकने वाले कारण हैं, जबकि अंतिम 6 दूर न किए जा सकने वाले कारण हैं। श्रम निकासी को लागत ज्ञात करना। यह स्पष्ट है कि श्रम निकासी उपक्रम के लिए हानिप्रद है और इसे रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए प्रबंधन कक्षों को यह देखना चाहिए कि कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, उनको किए जाने में क्या संभावित खर्च होंगे। ये खर्चे निम्न प्रकार के हो सकते हैं: वार्षिक दरों में वृद्धि, बोनस अथवा भत्तों में वृद्धि, दवा, मनोरंजन आदि की सुविधाओं में वृद्धि, दुर्घटनाओं की सुरक्षा के लिए उपाय, पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि की सुविधाएं प्रदान करना, श्रमिकों को पदोन्नति के लिए अधिक अवसर प्रदान करना तथा अधिकारियों को श्रम मनोविज्ञान के संबंध में प्रशिक्षण लेना आदि। प्रबंधक को यह देखना चाहिए कि श्रम निकासी को रोकने के लिए अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता होगी और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रम निकासी को नहीं रोका गया तो नए श्रमिकों के चुनाव, प्रशिक्षण सामग्री व उत्पादन के क्षति, संयंत्रों उपकरण के टूट जाने आदि घटकों पर अतिरिक्त व्यय होगा। अतः उसे दोनों व्ययों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्रबंधकों को यह समझना चाहिए कि श्रम निकासी को रोकना क्यों आवश्यक है और उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। मनोबल की समीक्षा, रिव्यू ऑफ मॉरल। सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति समूह द्वारा दृढ़तापूर्वक निरंतर एक साथ कार्य करने की क्षमता को ही मनोबल कहते हैं। यदि श्रमिकों का मनोबल ऊंचा है तो इससे अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होंगे और इनके फलस्वरूप उत्पादकता और लाभ बढ़ेंगे। अतः प्रबंधन के शिक्षकों द्वारा श्रमिकों के मनोबल की समीक्षा का अत्यधिक महत्व है। यह कार्य उसे निम्न प्रकार करना चाहिए: प्रबंधन के शिक्षक को देखना चाहिए कि क्या उपक्रम में गिरे हुए मनोबल को इंगित करने वाले घटकों की बराबर जांच की जाती है। ये घटक निम्नलिखित हो सकते हैं: अत्यधिक अनुपस्थिति, एक्सेसिव एब्सेंस, थकान, टायर्डनेस, श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर, कार्य में मंदगति, स्लो पेस ऑफ वर्क, कार्य की किस्म में गिरावट, फॉल इन क्वालिटी ऑफ वर्क, श्रमिकों की शिकायतें, वर्कर्स कंप्लेंट्स, बीमारी, सिकनेस, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स आदि। प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि श्रमिकों को मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए उपक्रम में प्रयास किए गए हैं तथा वे कहाँ तक सफल रहे हैं। मनोबल की क्षति पहुंचाने वाले घटकों को उसे स्वयं जांच करनी चाहिए और उन कारणों का विश्लेषण करके उन्हें दूर करने के सुझाव देने चाहिए। प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि श्रमिकों का नियम पूर्वक गुणमापन किया जाता है तथा नहीं, गुणमापन के पूर्व संबंध व्यक्तियों से विचार विमर्श किया जाता है अथवा नहीं, तथा गुण मापन के बारे में क्या श्रमिक सामान्यतः शिकायत करते हैं। वेतन वृद्धि, भत्ते, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि नीतियों की जांच करके देखना चाहिए कि वे मनोबल ऊंचा उठाने वाले कहाँ तक सहायक सिद्ध हो रही है। इसमें होने वाली कमजोरियां तो नहीं है जो मनोबल को गिराने में काम करे। प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि उपक्रम में श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए संतोष व्यवस्था है अथवा नहीं। इसके लिए शिकायतों का पृथक लेखा रखा जाना चाहिए तथा उसका संतोषप्रद ढंग से निपटारा होना चाहिए। प्रबंधन शिक्षक को जांच करनी चाहिए कि क्या श्रमिकों के खराब तत्व हैं और उनका अन्य निर्धारण किया जा सकता है अथवा उन्हें सुधारा जा सकता है। यह भी देखना चाहिए कि क्या सभी लोगों पर कार्यभार एक समान नहीं है और उनसे अधिक अंतर है। कुछ व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त हैं और कुछ के पास पर्याप्त कार्यभार का अभाव होने से भी मनोबल में गिरावट आती है। प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि पर्यवेक्षक सुपरवाइजर्स अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रहे हैं अथवा नहीं।
यदि नहीं तो उसका क्या कारण है? यदि पर्यवेक्षकों के पास गैर पर्यवेक्षण कार्य की अधिकता है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए क्या उनसे इस कार्य से हटाया जा सकता है। धन्यवाद।